नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। कई दिनों के अंतराल के बाद आज हम दोनों फिर से मिल रहे हैं। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, मैं केरल में था इसलिए अंतराल बड़ा हो गया। जब हम्म। वापस आया तो बिहार की गर्मी हमने महसूस की। मौसम भी बदल गया है। और वैसे भी यदि हम राजनीति की बात करें तो उम्र कहीं भी असर तो दिखाती है। नीतीश कुमार की उम्र को ही देख लें, असर दिखना प्रारंभ हो गया है। नीतीश कुमार पहले जैसे नीतीश कुमार नहीं रह गए। उम्र के साथ बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी बहाल है, जनादेश और बड़ा मिला है। लेकिन यह फर्क हमने और आपने महसूस किया होगा कि नीतीश कुमार अब बोलते नहीं है, पढ़ते हैं। जब बोलना होता है तो बस इतना ही बोलते हैं। उनके राजपाट में, तुम्हारे राजपाट में कुछ था क्या जी? शाम 6 बजे के बाद कोई घर से निकलता था क्या जी? हमने क्या किया क्या नहीं किया, इतना कुछ याद रहता है, इसके आगे कुछ भी नहीं। और देखिए, नीतीश कुमार की जब हम बात करते हैं, जब वह बोलते नहीं हैं तो कई तरीके की भ्रांतियां, राजनैतिक, प्रशासनिक, शासकीय, सब कुछ उत्पन्न हो जा रहे हैं। और यह जो है बिहार को विषम परिस्थिति में डालता है। शासन प्रशासन कमजोर दिखता है। चाहे आईएएस का चार्टर्ड फ्लाइट पर उड़ जाना हो, चाहे नीट छात्रा मामला हो, या जेडीयू के भीतर ही उथल पुथल, आरसीपी सिंह आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, निशांत की एंट्री हो रही है नहीं हो रही है, सब कुछ में कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेशा जो भ्रम की स्थिति पैदा करता है वह देखने को मिलता है। तो नीतीश कुमार ऐसे नहीं थे। नीतीश कुमार पहले इतने मीडिया फ्रेंडली थे कि जब कुछ भ्रम पैदा होता था तो वह सबसे पहले आगे आते थे और साफ गोई के साथ अपना पक्ष रख देते थे। लेकिन अब उनका पक्ष आता नहीं है। रोज निकलते हैं, कहीं जाकर निरीक्षण करते हैं, लेकिन सरकार का पक्ष, हाँ ठीक है, आपने 25 लाख महिलाओं के खाते में और भी 10-10 हजार रुपए भेज दिए, यह आप अपनी उपलब्धि मान सकते हैं। यह कह सकते हैं कि चुनाव के पूर्व हमने जो वायदा किया था उसे आज भी हम पूर्णता दे रहे हैं। हाँ, सरकार वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, यह बात भी हम सभी जानते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार कितने बदल गए, नीतीश कुमार बोलते क्यों नहीं है और इसका असर क्या दिखता है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें इस बात के कई पहलू हैं और हर जी। पहलू को जरा बारीकी से देखने की जरूरत होगी। जी। नीतीश कुमार को पिछली बार बहुत बड़ा मैंडेट मिला, बहुत बड़ा जनादेश मिला। हम लोग बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार को मिला, भारतीय जनता पार्टी भी उसकी बेनिफिशियरी हुई। जी। लेकिन उसके बाद अब लगभग 3 महीने हो गए, कोई पता नहीं चल रहा है कि उस जनादेश के बाद सरकार क्या कर रही है। हमने बिल्कुल। हर राज्य में देखा है कि जब जब नया चुनाव होता है और नए नतीजे आते हैं, नई सरकार बनती है, तो शुरुआती दिनों में खूब तेजी दिखती है। लगता है कि हम्म। तमाम योजनाओं पर, अपने तमाम एजेंडे पर, तमाम वादों पर सरकार अमल कर रही है। लोगों हम्म। में एक नया जोश उत्साह होता है कि कुछ नया काम सरकार करने जा रही है। ऐसा कुछ भी होता सरकार में नहीं दिख रहा है। एकदम इतनी यथास्थिति है, इतनी यथास्थिति है कि हमको लग ही नहीं रहा है कि हम कि कोई चुनाव हुआ था, इतना मैसिव मैंडेट मिला है, अपोजिशन को लोगों ने एकदम समाप्त कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है पहली बार। सबसे जी। बड़ी पार्टी बन करके आई है। ये कुछ भी हम्म। पता नहीं चल रहा है। तो इसका बिल्कुल। मतलब है कि एकदम ऐसी निरंतरता कि जिसमें सब कुछ रूटीन में ही चलता रहे। लगता है ये मिड टर्म की बातें होती हैं कि सरकार का हम्म। सारा काम एक ढर्रे पर आ गया, उस ढर्रे पर चल रहा है। एक तो ये एक बड़े बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि बिहार के लोग इस बार बड़ी उम्मीद लगाए हुए थे कि कुछ बड़ी जी। चीजें होंगी, बिहार को बदलने वाली चीज होगी। और हम्म। क्यों उम्मीद लगाए हुए थे ज्ञानेश्वर जी, ये बात भी हम आप बखूबी जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है कि प्रशांत किशोर ने जिस दुखती नस पर हाथ रखा था, लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब उस दुखती नस को ठीक करने की कोशिश करेगी सरकार। हम्म। प्रशांत किशोर ने वो तमाम पेरेनियल प्रॉब्लम्स जो बिहार में एग्जिस्ट कर रही हैं पिछले 35 साल से, उनके बारे में बताया था कि एकदम लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, प्रति व्यक्ति आय में हम आज भी सबसे नीचे खड़े हैं, विकास नहीं हो रहा है, बिहार से पलायन नहीं रुक रहा है, तो कुछ करेगी सरकार। ये बिल्कुल। इसलिए उम्मीद थी क्योंकि प्रशांत किशोर के रूप में इसके पहले, अभी उस पर हम आते हैं, एक मतलब इसके तुरंत बाद हम्म। प्रशांत किशोर ने एक मौका, एक ऐसी उम्मीद जगा दी थी। बिहार के लोगों को भी लगा था कि प्रशांत किशोर को अगर हमने नहीं चुना है तो हम उस दूसरे ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उन बातों को कर सकता है, उन काम को कर जी। सकता है। हम्म। लेकिन वो काम नहीं हुआ, अभी तक नहीं हो रहा था। उसका कारण ये था
कि अपोजिशन, हम लोगों का बिहार का अपोजिशन इतना कमजोर है ज्ञानेश्वर जी, कि वो उसकी वजह से सरकार को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सरकार बिल्कुल। आज भी उसी मोड में है, बीजेपी जेडीयू आज भी उसी मोड में है कि अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन का काम तो चौकीदारी करने का होता है ना, तो हम्म। अपोजिशन चौकीदारी नहीं कर रही है तो कौन सवाल पूछे? तो जब कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, जब अपोजिशन मजबूती से सड़क पर उतर के सरकार को नहीं घेर रहा है, तो सरकार जैसे काम करती थी वैसे कर रही है। तो ये बिल्कुल। तो सरकार के लेवल पर अभी जितनी बातें आपने कही वो बहुत सीरियस बातें हैं। लेकिन हम्म। एक एक इस पहली बार हमको लगता है कि 3 महीने के बाद, आज संयोग है कि आज हम लोग 16 तारीख को बात कर रहे हैं, 16 जनवरी को, अब 3 महीने होने ही वाले हैं। 14 नवंबर को बिल्कुल। नतीजा है। चुनाव आए, 14 नवंबर को आए थे, तो 2 महीने तो हो ही गए नतीजे आए हुए। तब इसके बाद जो है तीसरा महीना चल रहा है, 100 दिन का टारगेट भी, 100 दिन का जो नेता प्रतिपक्ष ने जो हनीमून पीरियड दिया है वो भी अब आ ही जाएगा थोड़े दिन में, उसका भी समय जी। नजदीक आ रहा है। तो इसलिए उसके बाद पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं सरकार हम्म। के गुणात्मक उसको लेकर के, काम को लेकर के। तो वो इसलिए यहीं से हमने शुरू किया कि कुछ भी होता नहीं दिख रहा है, कुछ भी एक पत्ता हिलता भी नहीं दिख रहा है। एक आध काम छोड़ दे हम लोग, विजय सिन्हा वाले जो उन्होंने हम्म। किए हैं उसको जी। छोड़ दे, तो कुछ भी ऐसा होता नहीं दिख रहा है जिससे लोगों में उम्मीद जगे। और इसका कारण क्या है? हम लोग किसको ब्लेम करेंगे? जी। नीतीश कुमार के अलावा क्या किसी और को ब्लेम किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल हम नहीं। लोग नीतीश कुमार को ही ब्लेम करेंगे, चूंकि जी। सारे बिहार के लोगों ने उन्हीं को मैंडेट दिया, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उन्हीं के नाम पर वोट हुआ। और वो उसके बाद से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है सरकार चलाने, सरकार के कामकाज में उनकी कोई भूमिका नहीं है, सरकार को दिशा देने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, सरकार को दिशा निर्देश देने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, ऐसा लग रहा है। इसके पहले राजनीति के और शासन के, दोनों के केंद्र में नीतीश कुमार होते थे। अब बिल्कुल। बिल्कुल ही केंद्र में नहीं दिख रहे हैं वो शासन के, जी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नीतीश कुमार का राज बिहार में चल रहा है। अब जितनी बातें आपने कही, इसमें से एक भी चीज नहीं होती अगर नीतीश कुमार फैसले कर रहे होते, या नीतीश कुमार के हाथ में शासन और प्रशासन की बागडोर होती। ये जी। नहीं होता कि एक आईएएस अधिकारी अपने परिवार के साथ चार्टर्ड प्लेन से उतरा। हम जो हम्म। हमने अभी सफाई सुनी आज ही, अशोक चौधरी ने आकर के जनता के बीच में, मीडिया के बीच में एक सफाई रखी। उन्होंने हम्म। कहा कि भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है, जहाज खाली आ रहा था उधर से दिल्ली से। तो उन्होंने यहां तक कहा कि हम भी उस जहाज में थे, तो हम्म। जहाज खाली आ रहा था तो उसमें कोई बैठ के आ गया। और इतना एब्सोल्युटली करेक्ट ये बात है, हम लोग खुद भी ये हम्म। देख चुके हैं, कितनी बार हम लोगों ने देखा है कि भाई जी। चार्टर्ड मुख्यमंत्री के लिए अगर पटना या रांची आ रहा है तो दिल्ली से खाली ही जाएगा। तो हम्म। उसमें कुछ लोग अगर बैठ के चले गए, या मुख्यमंत्री चार्टर्ड से पटना गए और पटना से जहाज अगर खाली दिल्ली लौट रहा है, तो कोई आदमी पटना से बैठ के उसमें दिल्ली आ गया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें बिल्कुल। कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आज इस बात को, इस सफाई देने में 8 दिन 10 दिन क्यों लग गए? हम्म। क्यों नहीं पहले ही दिन ये बात कह दी गई कि भाई ऐसी बात और है? इतना ही नहीं अजीत जी, देखिए मुझे इस बात पर हैरत होती है कि जब आप सफाई देते हैं तो हर बात में ओबीसी और दलित ये कहां से हाँ, घुसा कर ले आते हैं। बताइए। बिल्कुल और देखिए बिल्कुल। पिछले 3 दिनों से मैं यह देख रहा हूं, दिल्ली में एआई समिट होने जा रहा है, शुरुआत भी हो चुकी। हम्म। तो हाँ, पिछले कई दिनों से मैं बिहार के अखबारों को पढ़ रहा हूं, अखबार तो सरकार के मुखपत्र ही हो गए हैं कि बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईस्टर्न इंडिया का हब बनेगा। लेकिन अजीत जी, बिहार को हम और आप जानते हैं, बिहार के नेताओं को, बिहार के मंत्रियों को हम और आप जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को भी समझते हैं। बिहार के कितने नेता हैं, कितने मंत्री हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ भी जानते हैं, चैट जीपीटी और जेमिनी का इस्तेमाल भी करते हैं, और सिर्फ अखबारों में छपवा देने से कि हब बन जाएगा। आपने क्या इंफ्रा डेवलप किया? आपने किन लोगों से बातचीत की? क्या आपने कोई प्रस्ताव तैयार किया, किसी के समक्ष रखा और किसी ने दिलचस्पी दिखाई कि हाँ हम बिहार आ रहे हैं? तो केवल कह देने से और अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन छपवा देने से कि एआई समिट में बिहार पेवेलियन लग रहा है, इससे बिहार एआई का हब नहीं बन जाता है। यह सिर्फ दिखावा है अजीत जी। बिल्कुल, हम उस पर भी आने वाले थे, उस बात पर आप जी। उस बात को लेके आ गए पहले। तो ये हम्म। जो कन्फ्यूजन हुआ, पहली बात को हम कंक्लूड कर लें कि जो कन्फ्यूजन हुआ या ये जी। माहौल बना या लोगों को कहने का मौका मिला, वो मौका हम्म। नहीं मिलता अगर सरकार की तरफ से पहले दिन कह दिया गया रहता कि ये बात है। तो जी। ये इसलिए नहीं कहा गया पहले दिन, क्योंकि एक हम्म। सिंगल कमान नहीं है।
एक सिंगल कमांड अगर होती, एक जगह से चीजें गाइड हो रही होती, तो ये पता होता कि किसको क्या कहना है, कब कहना है और कह के क्या चीजों को समाप्त करना है। तो वो जरूरी इसलिए है क्योंकि उससे सरकार की छवि पर असर होता है, प्रशासन की छवि पर असर होता है, वो नहीं होना चाहिए था। एआई का विज्ञापन हमने भी देखा, बताया गया कि कहाँ वो स्टॉल लगेगा, कहाँ हमारे एग्जीबिशन में बिहार की क्या जगह है, ये बताया गया एआई के उसमें। लेकिन जिसको भी काम करना है ज्ञानो सर जी, जिसको भी हब बनना है, उसका काम चल रहा है, उसका काम शुरू हो चुका है। बिल्कुल। महाराष्ट्र को क्या मिलना है, ये बात शुरू हो चुकी है कि जी। फ्रांस के राष्ट्रपति सबसे पहले महाराष्ट्र मुंबई उतरेंगे और प्रधानमंत्री मुंबई जा रहे हैं, जहां इमैनुअल मैक्रो के साथ उनका बाइलेटरल होगा। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं बिल गेट्स, वो लैंड कर चुके हैं तमिल, वो आंध्र प्रदेश में है, उनकी मुलाकात हो गई है चंद्रबाबु नायडू से और नारा लोकेश से। तो जहां होना है वहां चीजें हो रही हैं। वहां वो, ये बिल गेट्स तो बहुत ही, अभी उनके बारे में बहुत खराब चीजें सब आई हैं, लेकिन उस पर वो अब सरकारें कर रही हैं, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ होना है, हब बनना है, या जो डाटा सेंटर्स बनने हैं, अभी आप देखिए बजट में इस बार भारत सरकार ने डाटा सेंटर्स के लिए कई प्रोविजंस किए हैं। टैक्स हॉलीडेज दिया है डाटा सेंटर लगाने के लिए। प्रधानमंत्री ने कल ही बयान दिया कि दुनिया भर का, वो चाहते हैं कि दुनिया भर के डाटा का सेंटर जो है भारत में बने, दुनिया भर का डाटा भारत में स्टोर हो। अभी तो हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि भारत का डाटा विदेश में स्टोर होता है। तो अगर बिहार में कोई डाटा सेंटर ही बनना है, किसी से बात करनी है, तो कौन बात करेगा, कौन लीड कर रहा है बिहार की तरफ से? जो एआई का कैंपेन है, हम लोग, अब यही बात होती है कि हम लोग हार्डवेयर में कहीं कंप्यूटर का सूचना तकनीक जो प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, उसके हार्डवेयर में हम लोग कहीं है क्या? हम लोग कोई कंप्यूटर या कंप्यूटर का कंपोनेंट बना रहे हैं? हम लोग नहीं बना रहे। हम लोग कहीं सॉफ्टवेयर में है क्या? हम लोग सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं बना रहे। हम लोग आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में कोई काम कर रहे हैं क्या? हम लोग आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये तीन चीजें अभी मार्केट का जो पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति हुई, उसमें ये तीन चीजें हुई कि कंप्यूटर बनाइए, कंप्यूटर के कंपोनेंट बनाइए, स्मार्टफोन बनाइए, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज दीजिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करिए। तो हम लोग इनमें कहीं नहीं है। अब सीधे एआई का हब बन जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बन जाएंगे। और उसमें कैसे हब बन जाएंगे भाई? भारत ही जब कुछ नहीं कर रहा है एआई में, तो आप क्या कर लीजिएगा? भारत भी जो एआई का सिंपल आपने कहा, उसको सिंपल एकदम सामान्य, उसमें हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, एलएलएम होता है, जिसमें आपने उस पर बेस्ड जो चैट जीपीटी का नाम लिया, या जेमिनी है, या परप्लेक्सिटी है, और या ये डीप सीक है चाइना का, इसमें ये जो है, इसमें से कोई हम लोग नहीं बना रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं बना रहे हैं। एलएलएम हम नहीं बना रहे हैं, हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बना रहे हैं। भारत भी सेक्टर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस बनाएगा। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की है, वो ये है कि हमारे यहाँ 14.5 लाख यूजर हो गए चैट जीपीटी के। तो हम यूजर हो गए, हम तो इंटरनेट के भी सबसे बड़े यूजर हैं, हम फेसबुक के भी सबसे बड़े यूजर हैं, यूट्यूब के भी सबसे बड़े यूजर हैं। तो हम यूजर हो गए। 14.5 लाख यूजर हो गए अजीत जी, 14 करोड़। हाँ, 14.5 करोड़। लेकिन बिहार सरकार के जो मंत्री परिषद है, उनमें कितनों को पता होगा? मुझे मतलब क्या कहें, आंकड़ा नहीं गिन सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं। यदि आप अशोक चौधरी, श्रेयसी सिंह, मंगल पांडे जैसे 2-4 मंत्रियों को छोड़ दें, सम्राट चौधरी का सेक्रेटेरिएट भी देखता हो, तो कितने लोग आज की तारीख में एआई का इस्तेमाल कर अपने को स्मार्ट कर रहे हैं या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? यह बात बिहार में समझ में नहीं आती है। हाँ, नहीं समझ में आ रही है। हमने वो परप्लेक्सिटी जो कहा, वो उसको परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल वीडियो बनाने में हर आदमी आजकल कर रहा है, चारों तरफ उसका इस्तेमाल करके लोग वीडियो बना रहे हैं। तो यूजर हो गए लोग। लेकिन उसमें भी हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं होगा। हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है कि एआई का इस्तेमाल करके आप मॉनिटरिंग का कोई बड़ा सिस्टम बना दिए, एआई का इस्तेमाल करके आप गवर्नमेंट की स्कीम्स को मॉनिटर कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल करके आप एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और हब बनने की बात, तो जब भारत ही यूजर बन रहा है, तो हब क्या बनेगा हम लोग का? तो उसमें भी होगा। अगर होने की बात होगी तो ये होगा, लीड कौन कर रहा है बिहार की तरफ से, कौन आकर के दिल्ली में किससे बात कर रहा है। हम 5 नाम ले रहे हैं ज्ञानेश्वर जी। सुंदर पिचाई से किसकी मीटिंग होती है? बिहार के किस व्यक्ति की मीटिंग सुंदर पिचाई से होनी है? किस व्यक्ति की मीटिंग सैम अल्टमैन से होनी है? किसी की नहीं होनी है। कोई सैम अल्टमैन से नहीं मिल रहा है, कोई सुंदर पिचाई से नहीं मिलने जा रहा है, कोई एनवीडिया के जो सज्जन आ रहे हैं, जो अब तो वो जो हुआंग नहीं आ रहे, जॉनसन हुआंग जो सीईओ है उसके, लेकिन जो भी आ रहा है उसके साथ कौन मिल रहा है? तो यहाँ किसी की मीटिंग नहीं तय है कि कोई किसी बड़े एआई प्लेटफॉर्म का जो सीईओ आ रहा है उसके साथ बिहार का कोई आदमी मिल रहा है। बस एक विज्ञापन आप छपवा रहे हैं और अखबार उसमें आपकी वाहवाह कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ठीक होते, नीतीश कुमार अगर इस समय, अगर आप देखिए, हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि
चुनाव के ठीक पहले आपको आपको ध्यान होगा, हम लोग चर्चा भी किए थे, जब इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तो नीतीश कुमार उसमें भी नहीं गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और पटना में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, लोग आए, नीतीश कुमार नहीं गए। सम्राट चौधरी उस समय वित्त मंत्री होते थे, सम्राट चौधरी खड़े रहे वहां, उन्होंने जो भी निवेश के एमओयू किए, पता नहीं कितना एमओयू जमीन पर उतरा, कितना उतरा, कोई बता रहा है इस बात का कि एमओयू जो हुए थे निवेश? तो अजीत अगर जी, नीतीश कुमार ही अजीत नहीं जी, लीड कर रहे हैं। अजीत जी, एआई सपनों की दुनिया है। बिहार में हकीकत क्या होता है यह भी आज हमने सुबह अखबारों में ही देखा। मैंने कहा ना कि मुखपत्र होते हैं। बिहार के स्कूलों के लिए स्कूलों में वाद्य यंत्रों की खरीदारी की गई है, कई करोड़ रुपयों की। स्कूलों में हारमोनियम भेज दिए गए हैं, तबला भेज दिए गए हैं, अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भेज दिए गए हैं, लेकिन न उसे बजाने वाला कोई है, न उसे सिखाने वाला कोई है। खरीदारी करनी थी, खरीदारी के पीछे की कहानी लिखी जानी थी, वह कहानी लिख दी गई। तो बिहार में खरीदारी होगी, एआई तो बहुत दूर। हमने कहा ना, सपनों की दुनिया अलग है, हकीकत की दुनिया में सिर्फ खरीदारी है, इस्तेमाल नहीं है। जी जी। हाँ हाँ बिल्कुल वही कारण, इसलिए हम इसी बात की तरफ, जो एक एक चीज, एक एक सेक्टर आप देखिए, बिहार की तरफ से किस सेक्टर में कौन लीड कर रहा है। अब जब बजट आया भारत सरकार का, तो उस बजट के पहले हमने देखा कि इंडस्ट्री के लोग मिल रहे हैं वित्त मंत्री से, राज्यों की टीमें मिल रही हैं, मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, राज्यों के वित्त मंत्री मिल रहे हैं, जब सामूहिक बैठकें हुई तो हुई। लेकिन बिहार में किसकी तरफ से वित्त मंत्री को क्या प्रस्ताव दिया गया कि बिहार के लिए ये दे दीजिए? बिल्कुल। क्या क्या पिछली बार तो बड़ा हल्ला रहा, हम लोग चर्चा भी किए इस बार बजट में, लेकिन क्या अच्छा नहीं होता नीतीश कुमार आकर के और यहाँ प्रधानमंत्री से मिलते, वित्त मंत्री से मिलते, उनके टीम आती अधिकारियों की, और बैठ करके बात करते कि बिहार के लिए क्या आपके दिमाग में है, क्या है भारत सरकार के पास जो बिहार में हो। जो पोलावरम डैम के लिए पैसे ले जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, विजयवाड़ा में जो अपना नया राजधानी बना रहे हैं उसके लिए पैसे ले जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, वो सबके लिए पैसे ले जा रहे हैं। और उन्हीं की तरफ 12 एमपी, लोकसभा के एमपी जेडीयू के हैं जिनका समर्थन है भारत सरकार को, 5 एमपी चिराग पासवान की पार्टी के हैं जिनका समर्थन है भारत सरकार को, और इसके बावजूद ये पार्टियां बिहार के लिए कुछ भी लेकर के नहीं आ रही। बिल्कुल। लोगों ने देखा अभी इतने मीम्स बन रहे हैं, वो टेक्सटाइल पार्क को लेकर के किसी ने पूछ दिया तो मंत्री लोग कैसे जवाब दे रहे हैं बिहार में। तो बिहार में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो मालिक है, जो मुखिया है घर का, उसी को कुछ नहीं, उसी को कोई सुध नहीं है कि क्या करें हम। और उसके बिहाफ में जो लोग काम कर रहे हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि न तो इस तरह के जो निगेटिव चीजें होती हैं जो सरकार शासन को लेकर के, वो भी नहीं हो, और बिहार को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको एक रूपरेखा बनाए, एक ब्लूप्रिंट रखें। वो ब्लूप्रिंट नहीं। भारत सरकार 12,20,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें से आधे पैसे खर्च होने हैं सड़क और रेल मार्ग में। बिहार को क्या उसमें से मिलने वाला है? बिहार में कौन सा प्रपोजल दे करके गए आप जो बिहार में बनवाएंगे? तो ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। रोज ढिंडोरा पीटा जा रहा है, मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड। भाई कोई ये नहीं पूछता कि मखाना बोर्ड बनेगा कब भाई। और कह रहे हैं मखाना के कारण, मखाना का पैदावार कितना बढ़ गया, चिंता की बात है। और जिस मखाना बोर्ड को बिहार विधानसभा के चुनाव का मुद्दा बनाया गया, वह मखाना बोर्ड तो आज तक बना नहीं। लेकिन कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। कह दिया जाता है कि हाँ, केंद्र ने ऐलान कर दिया है और यह बिहार के लिए इतनी बड़ी सौगात है। तो ऐलान ही सौगात हो गया, और ऐलान से ही किस्मत चमक गई बाहर बिहार। वही तो, ये साफ साफ ये दिख रहा है ज्ञानेश्वर जी की सरकार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो उन शासन में या तो उनकी दिलचस्पी नहीं है, या वो मान चुके हैं कि अब हमारे पास बिहार को देने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग इसके पहले भी एक बार चर्चा किए थे, जब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था, यह कहते हुए कि मेरे पास अब अपने देश के लिए कोई नया आइडिया नहीं है। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि हम चाहते हैं कि नए लोग आए, वो नए आइडिया लेकर के आए, नए विचार लेकर के आए और देश की तरक्की करें। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने तमाम उनके पास जो आइडियाज थे, वो उनको लगता है कि उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि सब तो हम ही ने किया है। तो उनको लगता है कि सब कर दिया गया, अब कुछ भी करने को नहीं है, तो सब कर दिया गया। तो अब जब 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 किसी व्यक्ति को ये लगने लगे कि सब कर दिया गया है, तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए कि अब सब कर दिया गया है, अब हमारे पास कुछ करने को नहीं है। या तो ऐसी स्थिति हो गई है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, तो कम से कम जनता के बीच में इसका मैसेज होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। अब 1 महीने हम लोग और इस महीने तक और इंतजार करेंगे। देखिए, बजट तो पेश हो चुका है,
अगले अगले मार्च के बाद नए फाइनेंशियल ईयर से क्या काम शुरू होते हैं, बिहार को किस डायरेक्शन में ले जाया जाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। क्योंकि अगर यही स्थिति रही जो अभी स्थिति चल रही है, तो ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। शासन के स्तर पर, शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर बिहार में कुछ भी होता नहीं दिख रहा है, नई चीज बिल्कुल। कोई होती नहीं दिख रही है। और जो उम्मीद लोगों को बंधी थी इस चुनाव के पहले का जो नैरेटिव बना था, और फिर हम दोहरा रहे हैं, प्रशांत किशोर ने जो नैरेटिव बनाया था, उस नैरेटिव के आधार पर लग रहा था कि नई सरकार कुछ करेगी, क्योंकि इस बार उसके सामने एक बड़ा अपोजिशन है, उसको जवाब देना होगा। लोगों की आकांक्षाएं भी जग गई हैं। लोगों की आकांक्षा इसलिए जगी थी क्योंकि प्रशांत किशोर ने लोगों को इस बात के लिए बाध्य किया था कि आप सरकार से पूछिए कि क्या आपके बच्चों के लिए हो रहा है। और दूसरी उम्मीद इस वजह से थी कि एकदम डबल इंजन की सरकार है, दोनों में गजब सिंक्रोनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के बने हैं नितिन नवीन। और ये जिस दिन जो है चुनाव के नतीजे आए, उसके 1 महीने के बाद चुनाव हुआ, जिस दिन या नतीजे आए, 14 नवंबर को नतीजे आए थे, और 14 दिसंबर को नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हुए। और आज 16 फरवरी है, 3 महीने हो गए नतीजे आए हुए। 4 दिन के बाद सरकार बने हुए भी 3 महीने हो जाएंगे, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बार होने की उम्मीद इसलिए थी कि बीजेपी कम से कम ले आएगी। अगर बीजेपी को ही राजनीति करनी है बिहार में, और आगे बीजेपी को ही ये बीजेपी के नेता हमेशा मान रहे हैं कि अब उन्हीं का भविष्य है, क्योंकि नीतीश कुमार के रिटायर होने के बाद या नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त होने के बाद जेडीयू नहीं कर पाएगी राजनीति, बीजेपी को करनी है। तो हम लोग भी इस बात पर चर्चा की, इसलिए बीजेपी करेगी बिहार में, वो भी नहीं कर रही। ये भी बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी के अंदर भी कोई गुटबाजी हो गई है, बीजेपी के अंदर भी कोई ऐसी स्थिति हो गई है कि हम, हाँ वही, और फिर कोई, हाँ, और कोई इसलिए नहीं कर रहा है कि कौन क्रेडिट लेगा, कौन क्रेडिट लेगा, किसको श्रेय मिलेगा, कौन करेगा। तो क्या इस वजह से है बिहार के लोग इस चक्कर में पिस रहे हैं कि जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री चुना उनको सुध-बुध नहीं है, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो बीजेपी जिसको सबसे बड़ी पार्टी बनाई लोगों ने, उसके नेता तय नहीं कर रहे हैं कि कौन क्रेडिट लेगा, किसको श्रेय मिलेगा, या उसके नेता ये मान करके बैठे हैं कि जब हम मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ जाएंगे तभी काम करेंगे। तो इस स्थिति में ऐसा लग रहा है कि जेडीयू बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक बात का है कि अभी तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पर बैठे हुए हैं और इनको बहुत ज्यादा दिन तक रहना नहीं है, तो अब चलने दीजिए जैसा चल रहा है। बीजेपी जब बैठेगी, उसका आदमी जब बैठेगा तब काम करेंगे। देखिए, काम हो या नहीं हो ज्ञानेश्वर जी, हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, वहां हम लोग देखते हैं कि काम की घोषणाएं बहुत होती हैं, नई स्कीम्स की घोषणा होती है, नए फंड ले जाए जाते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जाता है, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको बुलाया जाता है, उनके साथ मीटिंग्स होती है। बिहार में तो कुछ नहीं हो रहा है, बिहार में सब जस का तस है। तो ये स्थिति बिहार के लोगों के लिए निराशाजनक है, और ऐसी ही स्थिति रही अगर, तो फिर एक स्पेस राजनीति में बनना शुरू होगा, जो भी मुखर होकर के इन चीजों को उठाएगा उसके लिए। बिल्कुल, तो ये फॉर गारंटेड, जी, हाँ, ये तो आप फॉर गारंटेड, कोई भी सरकार में जो बैठा हुआ है वो फॉर गारंटेड नहीं ले सकता है कि आपका सामाजिक समीकरण बहुत अच्छा है तो आप हमेशा जीत जाइएगा। और अब तो ज्ञानेश्वर जी सामाजिक समीकरण भी खराब हो गया है। ये जो आपने कहा ना कि हर बात में एससी एसटी ओबीसी कह के जो सामाजिक समीकरण बिगाड़ा जा रहा है, वो समाज का विभाजन इतना बढ़ गया है कि आप जो नीतीश कुमार समीकरण बनाए थे, वो समीकरण अगली बार उसी रूप में काम करेगा इसकी गारंटी नहीं हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। बिल्कुल, क्योंकि सामाजिक समीकरण यूजीसी के जो दिशा निर्देश आए थे उसके बाद बहुत खराब हो गए, और ये साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी जानबूझ करके इस समीकरण को डिसरप्ट कर रही है। उसको लग रहा है कि अपोजिशन का पीडीए का जो दाव है, बहुजन का जो दाव है, वो हम ले लेंगे। तो ये डिसरप्शन सामाजिक स्तर पर भी है, उसका भी एक अलग नुकसान हो जाएगा। उसकी काट ये है कि आप बिहार में विकास करें जो आप नहीं कर रहे हैं। तो ये शासन और प्रशासन की ये स्थिति हमको दिख रही है। जो आप बीच में हम लोग 1 हफ्ते काम नहीं किए, उस 1 हफ्ते की ये सारी घटनाएं हैं, जो आईएएस वाली घटना हुई, जो एआई वाली बात है, जो प्रशासन के कामकाज की बात है, वो पिछले 1 हफ्ते की शासन प्रशासन की बात हो गई। देखिए, जेडीयू के भीतर भी देखिए, नीतीश कुमार जेडीयू के मालिक है, सर्वे सर्वा है, और नीतीश कुमार के रहते हुए भ्रम की इतनी स्थिति, इतने दावे। कोई कह रहा है आरसीपी सिंह को लाना चाहिए, कोई कह रहा है आरसीपी सिंह की जरूरत क्या है, आरसीपी सिंह ने क्या किया क्या नहीं किया, प्रशांत किशोर की चर्चाएं शुरू हो जाती है। नीतीश कुमार यदि अपने में होते तो ऐसी गलतफहमियां, ऐसी भ्रांतियां पैदा नहीं होती। नीतीश कुमार पहले दिन ही, और नीतीश कुमार सुध-बुध में नहीं है, इसलिए वह जेडीयू का भविष्य भी नहीं तय कर पा रहे हैं, क्योंकि वह स्वयं को बीमार नहीं मानते हैं, और इसलिए भविष्य तय नहीं हो पा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा, जेडीयू कहां रहेगी, जेडीयू वजूद में रहेगी या फिर समता पार्टी बन जाएगी या जनता पार्टी बन जाएगी। ये सब तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं अजीत जी।
हाँ, बिल्कुल। तो इसी ये राजनीति का आप शासन प्रशासन की जो स्थिति है, वही स्थिति राजनीति में भी प्रिवेल कर रही है। हम्म। राजनीति में भी हर नेता को कुछ भी कहने की आजादी हो गई है, कुछ भी करने की आजादी हो गई है। जिस हम्म। तरह से शासन प्रशासन को लेकर के लोग कह रहे हैं कि वहां भी सबको जो मन हो सो करने की आजादी हो गई है। इसके पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं रहती थी कि सब आदमी अपने बिल्कुल। मनमाने तरीके से काम करे। नीतीश कुमार के शासन की में सत्ता का इतना केंद्रीकरण था, सत्ता का इतना केंद्रीकरण था, ज्ञानेश्वर जी, आप और आपने पटना में रह के देखा है और हमने दिल्ली से देखा जी। है इस बात को कि हम्म। वहां एक जिले में 12 एमएलए हैं तो उनकी हिम्मत नहीं थी किसी भी बीडीओ सीओ को फोन करके कोई काम करा ले, नहीं होता था, कोई काम बिल्कुल। किसी का नहीं होता था, एकदम हम्म। इतना सेंट्रलाइज था पावर नीतीश कुमार हम्म। के यहाँ। अब फ्री फॉर ऑल है, क्या हम्म। अधिकारी, क्या सीओ, क्या बीडीओ, क्या डीसी डीएम, क्या एसपी, सब अपने मर्जी की कर रहे हैं, सब विधायक अपनी मर्जी के कर रहे हैं, किसी विधायक पर कोई लगाम नहीं है। हम्म। और हमने देखा सत्ता पक्ष के विधायकों को अभी इसी बजट सत्र में हमने पैसे के लिए रोते कलपते देखा, सदन में खड़े होकर के रो कलप रहे थे। जी। सत्ता पक्ष के लोग, आपने कभी ऐसा देखा था कि सत्ता पक्ष के लोग, हमने, आप देखिए कि नीतीश मिश्रा शिकायत कर रहे थे, जीवेश मिश्रा शिकायत कर रहे थे, प्रमोद कुमार शिकायत कर रहे थे, लोग सदन में खड़े होकर सत्ता पक्ष के विधायक। हम्म। तो ये कैसे हो गया बिहार में? बिहार जैसा जैसा जैसा, जैसा इतना डिसिप्लिन्ड जो शासन था नीतीश कुमार का, वो कहाँ डिसिप्लिन भंग हुआ कि एमएलए बिल्कुल। को और पूर्व मंत्रियों को सदन में खड़े होकर के और आसन से कहना पड़े कि आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमको बचाइए। हम्म। तो ये सब चीजें हो रही हैं। विधायक हमने देखा कि एमएलसी हैं बिहार के चंपारण के, वो कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि 3 किलो 4 किलो अनाज मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है लोगों को जो बढ़ता है 5 किलो वाला। तो ये सब हम्म। कैसे खराब हो गई स्थितियां सारी? और नीतीश कुमार ने यह भी देखा कि उनके ही सामने, मतलब उनके ही कैबिनेट के एक मंत्री एक्सपेंडिचर नहीं बोल पा हाँ, रहे, नहीं नहीं बोल पढ़ पाए, पा कागज हाथ में रहे। लेकर के, हाँ, कागज कागज हाथ हाथ में में लेकर लेकर, के नहीं पढ़ पाए। हाथ में लेकर के। हाँ। अब तो क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है? बड़ी जी घनघोर बिल्कुल। शर्मिंदगी की बात है। आप हाँ। हिंदी में लिख करके ले आते, उसका हिंदी बिल्कुल। में लिख करके ले आते। व्यय कहना कौन सी, आप व्यय कह देते। भाई हम्म। आपको उस समय नहीं पढ़ा गया तो हिंदी में व्यय कह देते आप। उनको पता ही नहीं होगा ना कि एक्सपेंडिचर का हिंदी अनुवाद व्यय है। अब वही तो किस लिए आपने मंत्री बना रखा है भाई, और नीतीश कुमार बिल्कुल। ने बना रखा है। तो हम्म। और अच्छा, दूसरे नीतीश कुमार जो बोलते हैं, आपने देखा राबड़ी देवी को उन्होंने किस तरह से संबोधित किया। तो हम्म। इन सब चीजों, जब जब आप इस तरह से खुद ही हो जाते हैं और सोशल मीडिया में आपका मजाक बनने लगे, हास्यास्पद हो जाए, तो आप सिर्फ विरोधियों के नजर में हास्यास्पद नहीं होते हैं, आप अपने लोगों की नजर में भी हास्यास्पद होते हैं। आपके अपने लोग बिल्कुल। भी समझ जाते हैं कि अब आप अपने सुध बुध में नहीं है, तो क्या आपका आपकी आपकी परवाह करनी। तो हम्म। ये जो गार्जियन का कमजोर हो जाना है, किसी भी रूप में कमजोर हो जाना गार्जियन का, यही कारण है कि जेडीयू में आज इतनी अव्यवस्था, इतनी अफरा तफरी या इस तरह का माहौल दिख रहा है। हम्म। नहीं तो कोई दूसरा डिसाइड करेगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। यहाँ तो बिल्कुल। नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर उनकी पार्टी में एक परिंदा पर नहीं मार सकता था, एक पत्ता नहीं हिलता था। जी। वहां लोग पंचायत लगा करके बैठेंगे कि हम आ जाएंगे या हम इनको नहीं आने देंगे, फला जी को ये मिल जाएगा और फला जी को वो मिल जाएगा। ये सब चीजें हो रही हैं कि आरसीपी आ जाएंगे। हम्म। अब वो बार बार बता रहे हैं कि हम और मुख्यमंत्री जी अलग कब थे, पार्टी हमारा हम्म। घर है। तो ये कैसे, आपको किस कहां से ये हवा मिल रही है? नीतीश कुमार के यहाँ से मिल रही है आपको, और नीतीश कुमार के यहाँ से अगर हवा मिल रही होती तो अब तक ज्वाइन कर चुके होते आप। तो बिल्कुल। ये जो स्थिति बन रही है, आरसीपी को लेकर के स्थिति बने, सरकार के उस बीजेपी के साथ संबंधों को लेकर के स्थिति बने, निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के बने, राज्यसभा की सीटों को लेकर के बने, एमएलसी को लेकर के बने, तो ये इसलिए बन रही है क्योंकि एक एक मजबूत जो गार्जियन था पार्टी का, वो अब कमजोर हो गया है। नीतीश कुमार अब हम्म। कमजोर हो गए हैं और इस देखिए, बात आपने को नीतीश गार्जियन कुमार की पता बात नहीं की क्यों अजय नहीं जी, स्वीकार कर। आपने गार्जियन की बात की। मैं कुछ घंटों के लिए कल दिल्ली में था। मैंने जेडीयू में ही जानने की कोशिश की कि जो 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, मतलब होना तो 5 सीटों के लिए है, जेडीयू के खाते में 2 सीट जाएगी, तो कौन कौन लोग जा सकते हैं। तो जवाब मिला, उस वक्त जिस वक्त फैसला होगा, नीतीश कुमार के सबसे करीब, नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा कन्विंस करने वाला कौन नेता होगा, इस पर आप इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, आज नहीं कर सकते हैं कि सुबह कौन ज्यादा करीब होता है, शाम में कौन ज्यादा बात बिगाड़ देता है, इसका कोई पता ही नहीं चलता आज की तारीख में। ये बताइए, इस तरह से डिसीजन होंगे तो फिर पार्टी का क्या फ्यूचर होगा, क्या राजनीतिक बिल्कुल। भविष्य होगा पार्टी का? ये तो इतना बड़ा मुद्दा होता है ज्ञानेश्वर जी की एकदम अपने तमाम सामाजिक राजनीतिक समीकरणों को देख करके उम्मीदवार चुने जाते हैं राज्यसभा के या एमएलसी जी। के, या पार्टी के संगठन के पदाधिकारी भी अपने सामाजिक समीकरणों को के हिसाब से ही चुना जाता है। और इस मामले में नीतीश कुमार से माहिर कोई नहीं है। हम लोगों ने देखा जिस तरह से विधानसभा चुनाव तीन तीन ही महीने पहले, 4 महीने पहले जब टिकट बंट रहे थे, तो किस तरह से टिकट तय किए गए थे।
हमने कहा था कि बिल्कुल। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए है वो लिस्ट देख करके कि नीतीश कुमार की पार्टी का टिकट कैसे तय हुआ है, और उस हम्म। पार्टी में 4 महीने के बाद ये स्थिति हो कि जो आदमी नजदीक रहेगा वो करा लेगा अपना काम। तो इस तरह हम्म। से तो, इस तरह से तो काम नहीं चल सकता है, ना पार्टी का काम चल सकता है, ना सरकार का काम चल सकता है। तो ये बिल्कुल। तो एक ऐसा लग रहा है कि पार्टी भी और सरकार भी आपने राम भरोसे छोड़ दी है, भगवान भरोसे हम्म। छोड़ दिया। नदी की धार जैसे बहती है वैसे बहता जा रहा है, जब बीच में कोई अवरोध आएगा तब देखा जाएगा। हम्म। लेकिन अगर उस अवरोध आने और वहां अटक जाने की उम्मीद पर अगर बैठी है पार्टी के बैठे हैं पार्टी के नेता, तो फिर ये भविष्य के लिए बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि उसके बाद बहुत ब्रूटल गेम है पॉलिटिक्स। यहाँ हर बिल्कुल। नेता जो आज विधायक आज उनके साथ है, वो अपना भविष्य देखेगा कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, ओवैसी की पार्टी के साथ, किसके साथ भविष्य सुरक्षित होगा, वो उसकी तरफ भागेगा। फिर हम्म। आपने ठीक कहा कि फिर जेडीयू का क्या रह जाएगा, समता पार्टी हो जाएगी या जनता पार्टी हो जाएगी, या बिल्कुल। दुनिया भर के लोग प्रसोपा संसोपा लोकदल सब पार्टियां रही ही हैं बिहार में, उस तरह हम्म। की कोई पार्टी बन जाएगी। तो जी। ये अब इस मामले में हम नीतीश कुमार को ज्ञानेश्वर जी कोई उसमें अब इस उनको मुक्त कर देना चाहिए है। हम्म। असली दोष जो है उनके आसपास के जो लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं उनका है। उनको बिल्कुल। अपने स्वार्थ से आगे कुछ नहीं सूझ रहा है। उनको हम्म। नीतीश कुमार की लीगेसी का ध्यान नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार अब मजाक बन रहे हैं। नीतीश कुमार इस रूप में याद किए जाएंगे जिस रूप में वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को, विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष को लड़की कह के संबोधित करते हैं। हम्म। इस रूप में हम्म। याद किए जाएंगे कि भरे कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला का लड़की का वो हिजाब खींच देते हैं। तो क्या इस रूप में नीतीश कुमार को याद किया जाना चाहिए? ये बिल्कुल। उनकी लीगेसी, उनकी विरासत कौन बचाएगा? सही ये बात, जिन सही लोग बात। उनके साथ हैं उनकी जिम्मेदारी है बचाने की, उनके बेटे की भी जिम्मेदारी है भाई। बेटा तो अब हम्म। बालिग होना, लोग कहते हैं कि बेटा जब बाप के बराबर हो जाए तो दोस्त हो जाता है, बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो वो दोस्त हो जाता है। तो उनका बेटा तो 45 साल का है, वो क्यों नहीं अपने पिता हम्म। की प्रतिष्ठा बचाने के लिए आगे आ रहा है? हम्म। ये तो पूछा जाना चाहिए ना भाई। निशांत कुमार आज बच्चे तो नहीं है ना, 45 साल उनकी उम्र हो गई। जी। हम्म। वो सामने आए और अपने पिता की विरासत को बचाने की कोशिश करें। हम नहीं कह रहे कि राजनीति ज्वाइन कर ले, पिता का बिल्कुल। पद एक पिता के पद पर बैठ जाए, पार्टी के अध्यक्ष बन हम्म। जाए। वो क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं ना अपने आसपास के तमाम लोगों को जो उनके पिता को हैंडल कर रहे हैं कि भाई आप लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं कि हमारे पिताजी की प्रतिष्ठा को धूमिल क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल। बिल्कुल। वो ये बात तो कर ही सकते हैं ना। कोई बच्चे तो हम्म। है नहीं, न बच्चे हैं न बुद्धिहीन है, क्या है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं आगे आकर? जब जब नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अवस्था ऐसी है कि वो अपने सुध में नहीं है, रहते हम्म। तो हमारा दावा है कि वो रहते तो ये इस तरह से न राबड़ी देवी को बोलते, न सदन में वो जो जो अनाप शनाप बोलते हैं वो बोलते, नहीं बोलते। बिल्कुल सही बात है। और ये कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इसको कब तक छिपा करके रखिएगा इस बात? तो हम्म। कोई तो आगे आए, आकर के कहे कि भाई नीतीश कुमार की लीगेसी बचानी है तो उनको आराम करने दिया जाए, उनको रिटायर किया जाए, पार्टी का संरक्षक बने, वो कोई दूसरा आदमी पार्टी की कमान संभाले। ये बिहार के भले के लिए भी जरूरी है ज्ञानेश्वर जी, और उनकी अपनी पार्टी के भले के लिए भी जरूरी है। तो चलिए देखिए, बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार की लेगेसी को बचाने के लिए कोई आगे आए। ऐसा नहीं होता है तो बिहार में भी संकट है और जेडीयू में भी संकट है। तो चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।